नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 2 फरवरी 2026 है और हम यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में उतरने जा रहे हैं। नमस्ते। आज हमारे पास अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी कई अहम सुर्खियां हैं। बिल्कुल। हम चक्र जैसी नई पहलों को समझेंगे, देखेंगे कि ग्रीन एटीएम कैसे काम करता है और अल्नीनो के असर पर भी नजर डालेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि इनमें से कुछ विषय शायद हमने पहले भी छुए हों। जी, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। जी, चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जरूर। चलिए अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने चक्र नाम से एक उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। ये चक्र आखिर है क्या? तो चक्र एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आप इसे एसबीआई का एक ज्ञान संचालित मतलब नॉलेज ड्रिवन प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं। नॉलेज ड्रिवन प्लेटफॉर्म। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के जो सनराइज सेक्टर्स हैं यानी उभरते हुए क्षेत्र, उन्हें फाइनेंस करना। अच्छा, सनराइज सेक्टर्स। जी, मतलब अगली पीढ़ी के जो टेक्नोलॉजी पर आधारित और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाले उद्योग हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था करना। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सनराइज सेक्टर्स? इसमें मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे रिन्यूएबल्स, डेटा सेंटर्स, ई मोबिलिटी, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री, बैटरी और सेमीकंडक्टर्स भी होंगे इसमें। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डीकार्बनाइजेशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और अनुमान ये है कि 2030 तक इन क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश होगा। 100 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो ये सिर्फ एक फंडिंग एजेंसी नहीं हुई? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। मतलब ये पॉलिसी बनाने वालों के साथ मिलकर एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा और भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकृत करने और हमारे नेट जीरो लक्ष्यों को पाने में भी तेजी लाएगा। समझ गई। अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। ऑयल इंडिया ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी ओएलपी के 9वें दौर के तहत सिस्मिक अध्ययन शुरू किया है। ये ओएलपी नीति क्या है? तो देखिए, ये 2016 में लाई गई एक बहुत बड़ी सुधारवादी नीति है। इसने पुरानी एनईएलपी नीति की जगह ली। एनईएलपी? जी, और इसका सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब कंपनियों को सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ता कि वो ब्लॉक कब जारी करेगी। अच्छा, तो अब क्या होता है? अब कंपनियां खुद अपनी पसंद के क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज के लिए आवेदन कर सकती हैं। मतलब कंपनियां कहीं भी खोज कर सकती है? हाँ, एक तरह से। वो पहले राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी यानी एनडीआर से मिले सिस्मिक डेटा का अध्ययन करती हैं। अगर उन्हें किसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की संभावना दिखती है तो वे सीधे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय डीजीएच से अनुमति लेकर खोज शुरू कर सकती हैं। और अगर एक ही क्षेत्र के लिए कई आवेदन आ गए तो? तब नीलामी होती है और इससे प्रक्रिया ज्यादा बाजार संचालित और कुशल हो गई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं, ग्रेन एटीएम। बिहार सरकार पटना में इससे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगा रही है। जी, इसे अन्न पूर्ति भी कहते हैं। अन्न पूर्ति? तो ये काम कैसे करता है, एटीएम से अनाज? हाँ, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो गेहूं और चावल जैसे अनाज बांटती है। ये तकनीक विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा विकसित की गई है। अच्छा। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब क्या खास है इसमें? एक तो ये कि मशीन 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकती है। 5 मिनट में 50 किलो? जी, ये 24 घंटे साथ काम करती है और सौर ऊर्जा से भी चल सकती है। लाभार्थी अपने राशन कार्ड या आधार कार्ड से जुड़ी POS मशीन पर कार्ड स्वाइप करते हैं, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होता है और अनाज मिल जाता है। मतलब PDS में पारदर्शिता बढ़ेगी और जो लीकेज की शिकायतें आती हैं वो कम होंगी। बिल्कुल। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ते हैं। भारत का एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भाग ले रहा है। ये आयोग क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक का एक कार्यात्मक आयोग है और ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही मौजूद है। काफी पुराना है मतलब। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेश जैसे वैश्विक मुद्दों पर पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना। और इसके सदस्य कौन होते हैं? इसमें 46 सदस्य होते हैं जिन्हें इकोसॉक चुनता है। भौगोलिक वितरण के आधार पर? हाँ, भौगोलिक वितरण के आधार पर 4 साल के कार्यकाल के लिए। इसकी बैठक हर साल फरवरी में न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं।
वैज्ञानिकों ने मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है। ये मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड ये पदार्थ क्या है? मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड या MOS2 एक अकार्बनिक यौगिक है। ये प्राकृतिक रूप से मोलिब्डेनाइट खनिज में मिलता है। इसकी संरचना ग्रेफाइट की तरह परतदार होती है, लेयर्ड। अच्छा, ग्रेफाइट की तरह? हाँ, तो ये एक लुब्रिकेंट हुआ। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बेहतरीन ठोस स्नेहक यानी सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो फिर ये ग्रेफाइट से बेहतर कैसे है? देखिए, बात यह है कि ग्रेफाइट को काम करने के लिए नमी की जरूरत होती है। अच्छा। MOS2 को नहीं होती, और ये बहुत ज्यादा तापमान लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल एरोस्पेस उद्योग में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्नेहक होने के साथ साथ ये एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर भी है। एक मिनट, लुब्रिकेंट भी और सेमीकंडक्टर भी एक ही चीज? जी, यही इसका दोहरा गुण इसे नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। कमाल है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वापस आते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। ये अरब लीग क्या है? अरब लीग ये मध्य पूर्व और अफ्रीका के 22 अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। इसका गठन 1945 में काहिरा में हुआ था। उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और नीतियों का समन्वय करना। और इसका मुख्यालय भी काहिरा में ही है? जी, मुख्यालय काहिरा में है। तो इसमें भारत की क्या भूमिका है? यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को इसमें पर्यवेक्षक सदस्य यानी ऑब्जर्वर मेंबर का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, ऑब्जर्वर मेंबर। जी, भारत, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे कुछ ही देशों को यह दर्जा प्राप्त है, और ये पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को दिखाता है। अब बात करते हैं हमारे सुरक्षा बलों की। भारतीय तट रक्षक बल ICG ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। जी, ICG की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, और इसे औपचारिक रूप से तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था। और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है? हाँ, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। वयम रक्षामः मतलब हम रक्षा करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मुख्य मिशन क्या है? नौसेना से कैसे अलग है? देखिए, इसके मिशंस बहुआयामी हैं। एक तरह से समुद्री संपत्ति की रक्षा करना, संकट में फंसे नाविकों की मदद करना, और समुद्री कानूनों को लागू करना, जैसे तस्करी रोकना। जी, तस्करी और अवैध शिकार रोकना, साथ ही समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और युद्ध के दौरान नौसेना की सहायता करना। अब पर्यावरण के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नए आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं। जी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस से ठीक पहले ये 2 नए स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात में छारी ढांड आर्द्रभूमि। इनके बारे में कुछ खास जो परीक्षा के लिहाज से जरूरी हो? हाँ, पटना पक्षी अभयारण्य एक मीठे पानी का दलदल है, और इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र मतलब IBA नामित किया है। और दूसरा छारी ढांड? वो कच्छ में है, एक मौसमी खारा आर्द्रभूमि। ये जल पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है, और यहाँ सोसिएबल लैपविंग जैसी गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसका रिवीजन कई लोगों के लिए जरूरी होगा। अल नीनो ला नीना। मौसम विभाग ने अल नीनो की संभावना जताई है। आइए इसे जल्दी से समझें। जरूर। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर का पानी पूर्व में ठंडा और पश्चिम में गर्म होता है। अल नीनो और ला नीना इसी सामान्य स्थिति में होने वाले बदलाव हैं, जिन्हें एनसो चक्र कहते हैं। तो अल नीनो क्या है? एल नीनो एनसो का गर्म चरण है। इसमें पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का जो सतही जल है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भारत में अल नीनो का संबंध आमतौर पर कमजोर मानसून और ज्यादा गर्मी से होता है। और ला नीना इसका ठीक उल्टा? जी, ला नीना यानी ठंडा चरण भारत में खास तौर पर उत्तर पश्चिम में वर्षा को तीव्र करता है। आज की अंतिम चर्चा एक सामाजिक योजना पर। कई राज्यों ने PM पोषण योजना के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इस योजना पर एक नजर डालते हैं। इसका पुराना नाम मिड डे मील योजना है। अच्छा,
ये वही है? जी, ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन एक गर्म पका हुआ भोजन देना है। परीक्षा के लिए इसके कौन से पहलू याद रखने चाहिए? देखिए, एक तो इसके उद्देश्य पोषण में सुधार, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना। दूसरा, इसके पोषण संबंधी मानदंड। और तीसरा, फंडिंग पैटर्न। फंडिंग पैटर्न मतलब केंद्र और राज्य का हिस्सा? हाँ, ज्यादातर राज्यों के लिए ये 60-40 है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की नई पहलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों और सामाजिक योजनाओं तक कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जी, और आज की चर्चा से एक विचार सामने आता है। जिस तरह ग्रेन एटीएम और ओएलपी जैसी नीतियों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसी मॉडल को अन्य सार्वजनिक सेवाओं में भी लागू किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा में? इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये आज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स का भाग 1 था। ऐसी ही गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।